Hello everyone, welcome back to my YouTube channel फंक्शन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक न्यू एफएफ के साथ। ये एफएफ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा। मैंने बहुत सारे चाइनीज़ ड्रामास देख लिए हैं और मैं ना उसमें एकदम खो गई हूँ अभी। रीबर्थ के ऊपर, दोबारा जन्म लेने के ऊपर, ये सब के ऊपर ना बहुत ड्रामास देखे हैं। तो मैं रीबर्थ के कॉन्सेप्ट पर फिर एक बार एक नया ड्रामा लेकर हाजिर हूँ, आई मीन एफएफ लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देरी के इस स्टोरी की शुरुआत करेंगे, जहाँ पर विंग अपनी गलतियों को कैसे सुधारता है इसके बारे में जानेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है विंग से, जो कि एक ओमेगा है। वो ओमेगा जो अभी 40s की एज में पहुंच चुका है। 40s की एज में पहुंचते पहुंचते भी उसे वो नहीं मिला आज तक जिसकी उसने चाहत रखी थी। उसने किसी से बेइंतहा प्यार किया, बेइंतहा मोहब्बत की, शिद्दत के साथ उस चाह पर उस इंसान ने विंग को कभी मुड़कर ही नहीं देखा। विंग का हस्बैंड लांस चन, जो हमेशा उसे इग्नोर करते हुए आया है। लांस चन विंग को इग्नोर करके विंग के स्टेप ब्रदर जियांग चेंग की तरफ ज़्यादा ध्यान में रहता है। हमेशा उससे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। आज भी एक दिन यही था, विंग का 14th बर्थडे। उसके 14th बर्थडे पर विंग अकेला अपने रूम में अपने केक के साथ बैठा है। दूसरा उसका स्टेप ब्रदर, जिसका खुद का बर्थडे भी इसी साल आता है। आज वो 39th ईयर का होने वाला है। उसका बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसके बर्थडे की पार्टी किसी और ने नहीं, विंग के अपने हस्बैंड लांस चेन ने दी है। विंग को तो वो देख भी नहीं रहा। विंग अपने रूम में हमेशा की तरह कैंडल्स जलाता है और उन्हें बुझाते हुए एक ही विश मांगता है, प्लीज़ गॉड, एक आखिरी बार क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वो मेरे बर्थडे पे आ जाए। ऐसा बोलकर विंग ने कैंडल्स बुझा दी, पर केक कटने तक, उस केक के खुद को खिलाने तक वहाँ कोई नहीं था। विंग को कोई टॉर्चर नहीं करता यहाँ, उसके साथ फिज़िकल अब्यूज़ ऐसा कुछ नहीं होता है। बस वो अपने हस्बैंड का प्यार चाहता है, जिससे उसने ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा प्यार किया। उस इंसान को बस एक बार अपने पास चाहता है, पर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। खैर, विंग केक उठाता है और फ्रिज में रख देता है। फिर वो बस बैठकर इंतज़ार करने लगता है लिविंग रूम में कि उसका हस्बैंड कब आएगा। रात के लगभग 4 बजे लांस चेन वापस आता है। सचिन बहुत ज़्यादा ड्रंक है और उस ड्रंक हालत में जियांग चेंग है जो उसे संभालते हुए अंदर ला रहा है। जियांग चेंग दरवाजे से अंदर आता है। विंग तुरंत खड़ा हो जाता है और देखता है। वो खुद आगे बढ़ता है, लेकिन लांस चेन अपना हाथ दूर कर लेता है और कहता है, डोंट टच मी, हाथ नहीं लगाना। अचिंग, मुझे मेरे रूम में छोड़ दोगे? जियांग चेंग कहता है, हाँ गा, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ दूंगा। विंग, प्लीज़ बुरा मत मानना, गा भी ड्रंक है, जब वो होश में आ जाएंगे। मैं समझ गया। विंग ने पहले ही जियांग चेंग की बात को काट दिया। पिछले 20 सालों से वो यही सब कुछ देखते हुए आ रहा है। उसे आदत हो चुकी है ये सब देखने की, ये सब सुनने की। वो कुछ नहीं कह सकता है। लांस चेन को कमरे में सुलाने के बाद जियांग चेंग तो वहाँ से चला गया, लेकिन विंग सुबह के लगभग 10 बजे तक वहीं लिविंग रूम में बैठा रहा। अब बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया है। आज तो वो सचिन से बात करके रहेगा। सचिन जो रेडी होकर नीचे आया हुआ था ऑफिस जाने के लिए। विंग कहता है, सचिन। लांस सचिन जो डाइनिंग टेबल पर बैठ कर अपना ब्रेकफास्ट करने वाला था। उनके घर में सर्वेंट्स हैं जो ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग को कोई काम करना नहीं पड़ता। लांस सचिन कहता है, विंग कहता है, क्या मुझे तुमसे पूछना है, कल रात तुम कहाँ थे? कल मेरा बर्थडे था। तो तुमसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, तुम्हारी इन फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरा वक्त बहुत कीमती है और इसे मैं वहीं लगाऊंगा जहाँ मेरा मन करेगा। तुम्हें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डाइवोर्स दो और निकल जाओ यहाँ से। पिछले 20 सालों से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। सचिन वहाँ ब्रेकफास्ट नहीं करता है, बल्कि उठकर वहाँ से चला जाता है।
विंग जिसकी आंखों में आंसू थे। इतने साल हो गए हैं ये सब सुनते सुनते, लेकिन आज भी उसे वही दर्द महसूस होता है, दुख होता है। विंग फिर खुद भी रेडी होता है। विंग वहाँ से निकल जाता है अपना मूड फ्रेश करने के लिए। विंग ने अपने दोस्त नी हुसैन को बुलाया हुआ था। नी हुसैन जो विंग से मिलकर कहता है, विंग मैंने पहले भी कहा था तुझे उस स्कमबैग को छोड़ देना चाहिए। लिटरली वो तेरे लायक है ही नहीं। तूने अपना करियर भी उस इंसान की वजह से बर्बाद कर दिया, बिकॉज ऑफ उसके एक वन सेंटेंस की वजह से। हाँ, उसने कहा कि तुम जॉब नहीं कर सकते और तुमने छोड़ दिया। तुमने अपना पूरा करियर बर्बाद कर लिया है। अपनी पूरी ज़िंदगी एक व्यक्ति के नाम रखा कर भी तुम्हें क्या मिला? आज ही पता मैंने उसे क्या देखा था। विंग कहता है वो ऑफिस गए हुए हैं, उन्होंने कहा उनके पास वक्त नहीं है। न्यूसन कहता है वक्त तेरे लिए नहीं है, सामने देख। जिस रेस्टोरेंट में न्यूसन और विंग मिले थे, उसी रेस्टोरेंट में प्राइवेट एलिवेटर से जाते हुए विंग ने जियांग चिंग और लांग सेचेन को देखा। विंग कहता है मुझे तो पहले से पता था कि वो अचिंग को पसंद करता है। गलती मेरी है, मैं उन दोनों के बीच में आया हूँ। वो क्यों अपने प्यार को छोड़ेगा मेरे पास आने के लिए? न्यूसन कहता है वही तो मैंने कहा था, कम से कम अगर तू किसी और से प्यार नहीं कर सकता, एटलीस्ट तू खुद से प्यार तो करना सीख। मैं भी बोल रहा हूँ विंग, इंसान एटलीस्ट 60 साल की ज़िंदगी तो जीता ही है ना। तू 40 का हुआ तो भी क्या हुआ, 20 साल की ज़िंदगी तो तू अच्छे से जी सकता है ना। इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी तुझे। डाइवोर्स दे दे उसे। विंग कहता है नहीं। क्यों नहीं? विंग कहता है मेरी माँ ने कहा था इंसान अपनी लाइफ में एक बार शादी करता है, उसके बाद उसे दोबारा नहीं करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी एक व्यक्ति के नाम कर देनी चाहिए। नी हुसैन टेबल पर हाथ मारते हुए और विंग को धमकाते हुए बोलता है तेरी माँ ने जो कहा ना, मुझे लगता है वो बेवकूफ़ी थी। वो तुझे बस फंसाना चाहती थी इस मैरिज में। विंग कहता है मेरी माँ के बारे में कुछ गलत मत बोल हुसैन, ये उनकी आखिरी इच्छा थी। मैं कैसे इस चीज़ से इनकार कर सकता हूँ? नी हुसैन की बात पर विंग बस चुप रह गया। वो क्या कहे? ये विंग इतना पागल क्यों है? सीन शिफ्ट करके देखते हैं वापस घर का सीन, जहाँ पर विंग वापस आ चुका है। आज रात भी 12 बजे तक इंतज़ार करने के बाद में लांग सेचेन का नामो निशान विंग को नहीं दिखा। विंग वहाँ अकेला था। पूरी जगह पर अपने आप से अकेले बातें करते हुए वो समय बिता रहा था। पता नहीं उसे क्या हुआ। वो सेचेन की लाइब्रेरी में गया, वहाँ जहाँ वो बस कम ही जाता है। वहाँ जाकर वो बस आसपास बुक्स देखने लगा। वो क्या करे? वो इस लाइब्रेरी में कई बार आ चुका है। इतने सालों में वो लाइब्रेरी में कई बार सो चुका है। वो आराम करता है लाइब्रेरी में, बातें करता है सेचेन से, कभी कभी कोशिश करता है, कभी कभी सेचेन से जवाब मिलता है तो कभी कभी बस डांट और फटकार ही मिलती है। विंग जो एक बुक शेल्फ के पास जाकर वहाँ बस अपना सर टिका देता है। वो थोड़ा सा उस पर वज़न रखता है तो वो बुक शेल्फ थोड़ी पीछे हट जाती है। विंग डर गया, कहीं किताबें गिर ना जाएं, सेचेन को और गुस्सा आएगा। पर वहाँ तो एक दरवाज़ा था। विंग हेसिटेट करता है, ये सीक्रेट रूम में क्या उसे जाना चाहिए? अगर सेचेन आ गया तो क्या होगा? पर विंग जाता है। विंग उस सीक्रेट रूम के अंदर जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। इतनी सारी फ़ोटोज़ की विंग गिनती नहीं कर सकता, और वो उसकी हैं। वो फ़ोटोज़ विंग की हैं। विंग के कॉलेज से लेकर स्कूल, जब तो विंग ने कभी सेचेन को देखा भी नहीं होगा, उस समय की फ़ोटोज़ भी उस कमरे में थी। वहाँ विंग की बहुत सारी पिक्चर्स थी और वहाँ एक लैपटॉप भी था। विंग से रहा नहीं गया ये सब देखने के बाद। वो उस लैपटॉप को उठाता है, उसे ऑन करता है तो उसमें उसे काफ़ी सारी वीडियोस मिलती हैं। वो वीडियोस जो विंग की हैं, जो उसे बताए बिना किसी ने बनाई होंगी। उसके स्कूल से जाते हुए, अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए, किसी से झगड़ा करते हुए तो अपनी माँ से लड़ते हुए, अपने पिता से डांट खाते हुए तो कभी उन्हें सुनाते हुए। इतने इमोशनल मोमेंट्स उसमें थे कि विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू बह रहे थे, इतने जितने वो बता भी नहीं सकता। उसे रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। विंग उस कमरे को देख रहा था जिसमें
उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके स्कूल में मिली हुई ट्रॉफियाँ, कॉलेज से जीते हुए मेडल्स, उसके सर्टिफिकेट्स, उसके इतने सारे इनाम वगैरह सब कुछ वहाँ रखा हुआ था। हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से सटीकता से जमाई हुई थी। विंग बस देख रहा था इन चीज़ों को। विंग ड्रॉअर खोलता है तो उसमें उसे और भी पिक्चर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें एक बात अलग थी। इन फ़ोटोज़ में कोई और भी था, जिस इंसान को विंग ने आज तक नहीं देखा। उन फ़ोटोज़ में कोई तीसरा व्यक्ति था। कुछ फ़ोटोज़ थी विंग और लांस सजन की वेडिंग की। उस वेडिंग में भी कोई और इंसान था। वेडिंग के बाद वाली पिक्चर्स उसमें नहीं हैं, उससे पहले की हैं। विंग के कॉलेज की, स्कूल की, किसी और व्यक्ति ने ये फ़ोटो ली हैं और वो इंसान उसमें दिख रहा है। सेल्फीज़ थी शायद। विंग इस इंसान को सच में नहीं जानता। वो कभी इस इंसान से आज तक मिला ही नहीं है। विंग और ड्रॉर्स खोलता है तो उसमें काफ़ी सारे लेटर्स थे। विंग हेजिटेट करता है, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद, जो कि सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड है, रहा नहीं गया विंग से। विंग लेटर्स खोलता है और पहला लेटर खोलकर वो देखता है कि ये लेटर बहुत पुराना है, लगभग सालों पहले लिखा गया होगा। ये वो लेटर है। उसमें लिखा था, डियर विंग, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, पर इतना समझ लो कि मैं तुम्हारा सीक्रेट एडमायर हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं कैसे हिम्मत करूँ, जबकि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मेरी कोई पहचान ही नहीं है। पर आई प्रॉमिस, तुम्हें वो लाइफ मिलेगी जो तुम जीना चाहते हो। तुम हमेशा खुश रहोगे। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना तुम्हारे दोस्तों से। तुम कह रहे थे तुम एक इंसान से ज़िंदगी भर के लिए प्यार करोगे और वो इस इंसान से कभी अलग नहीं होगे। मैं तुम्हारे लिए वही इंसान ढूंढ कर लाऊंगा जिसे तुम ज़िंदगी भर प्यार कर सको और वो इंसान तुम्हें कभी भी ना छोड़े। विंग, तुम्हारा सीक्रेट एडमायर। वो लेटर वहाँ ख़त्म था। ऐसे ही उसमें काफ़ी सारे लेटर्स थे जिसमें विंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को मेंशन किया गया था। विंग उस इंसान को जिसकी फ़ोटो उसने अभी अभी देखी हैं, जिसे वो आज तक नहीं मिला, वो उसका इतना बड़ा लवर था कि विंग को यकीन है ये जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ यहाँ रखी हुई हैं, ये उसी इंसान ने निकाली हैं। विंग को पूरा यकीन था। विंग ये सब देख ही रहा था, तभी वो दरवाज़ा अचानक से खुलता है और लांस सजन बहुत गुस्से में अंदर आता है। सजन विंग का हाथ पकड़ के खींचता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, मैंने कितनी बार मना किया है मेरी लाइब्रेरी में मुझसे पूछे बगैर मत आया करो। विंग को खींचते हुए सजन बाहर ले जाता है और बाहर ले जाकर लिविंग एरिया में जाके उसे धक्का दे देता है। विंग फ्लोर पे गिरा हुआ था। विंग कहता है, सजन, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? सजन कहता है, तुमसे मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितनी नफरत करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना चाहता, कभी भी नहीं। अगर तुम उस कमरे में फिर एक बार गए तो मैं तुम्हें उसी वक्त डाइवोर्स दे दूंगा। एक पल भी नहीं सोचूंगा मैं तुम्हारे बारे में। विंग कहता है, क्यों? तुम मुझसे नफरत करते हो? तुम मेरी फ़ोटोज़ क्यों रखी है वहाँ? और वो इंसान कौन है जिसने फ़ोटोज़ ली है? लांस जन कुछ नहीं कहता, बल्कि वो बस चुप रहता है। वो विंग से कहता है, बहुत हो गया, अब मैं नहीं झेल सकता तुम्हें। तुम्हारी वजह से मैं मेरे प्यार से इतने सालों तक दूर रहा। 20 साल मैंने उसके बिना गुजारे हैं। बहुत हो गया। मैंने डाइवोर्स पेपर्स रेडी करा लिए हैं। मुझे डाइवोर्स दो और छुटकारा दो। निकल जाओ मेरे घर से। तो मैं हर महीने का मेंटेनेंस दिया करूँगा, एलिमनी भी दे दूँगा। तुम चाहो तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी रख लो, पर बस अब मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा सामने होना मेरे दिल को बार बार चीर रहा हो। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। लांस जन ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया था। विंग, जो पहले से डिप्रेशन से जूझ रहा था, वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाता है। उसे बहुत 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 दर्द हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। विंग वहाँ से उठता है। विंग हंस भी रहा था और रो भी रहा था। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। विंग कहता है, ऐसा लगता है जिस इंसान से मैं प्यार करता था
वो सब झूठ था। एक झूठ में जी रहा था रे विंग तू। अब माँ, आपने कहा था ना मेरे मरने तक मैं एक ही शादी में रहूं। आपके आखिरी शब्दों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। अब नहीं सहा जाता। पता नहीं क्यों दर्द होता है, दिल में बहुत दर्द होता है। अब नहीं झेल पाऊंगा मैं माँ, माफ़ करना। मैं अब इस इंसान का साथ नहीं दे सकता। विंग ये बोल रहा था और वो रूफटॉप की तरफ जा रहा था। बिल्डिंग के सबसे ऊपर पहुंचकर विंग ने सबसे पहले तो अपनी रिस्ट काट ली और उसके बाद वो छत से कूद गया। विंग हवा में अपने आप को झूलता हुआ महसूस कर रहा था और खुद को आज़ाद होते हुए पा रहा था, जैसे कि वो आज़ादी की तरफ बढ़ रहा हो, जैसे कि बहुत कुछ वो बदल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब बस फ्री होने वाला है इन सब चीज़ों से, इन सब बंधनों से, अपने माँ की आखिरी इच्छा से और इस खोखले रिश्ते से, उस खोखले प्यार से वो आज़ाद हो रहा है। विंग बस हवा में था। तभी विंग को कोई हिलाते हुए बोलता है, विंग उठो। विंग, लिटरली अगर तुम नहीं उठे ना मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगा। विंग अपनी हल्के से आंखें खोलता है। आंखें खोलकर वो अपने आसपास देखता है तो उसे ये जगह बहुत अनजान लगती है। ये उसका कमरा नहीं है। जिस मास्टर बेडरूम में वो रहा करता है ये वो मास्टर बेडरूम नहीं है। विंग अपनी आंखें खोलता है और फिर अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखता है। उस इंसान को देखकर विंग की तो सांसें थम गई थी। विंग कहता है, श्रेयांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्रेयांग कहता है, हाँ मैं यहाँ नहीं तो और कहाँ होऊंगा। लिटरली मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूममेट हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगा ना मैं। बेवकूफ़, जल्दी उठो, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। तुम्हें पता है अगर आज हम लोग लेट हुए ना, पक्का आज हमें प्रोफेसर क्लास से नहीं हमें पूरे स्कूल कॉलेज से बाहर निकाल देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ उठ जाओ जल्दी से, जल्दी उठो। मैं रेडी हूँ, तुम्हें रेडी होना है। तुम्हारा ब्रेकफास्ट पड़ा है टेबल पे और मैं पहले निकल रहा हूँ, तुम बाद में आ जाना। बाय बाय। श्रेयांग तो वहाँ से भाग गया था विंग को बताकर, विंग को जगाकर। विंग उठकर बहुत कंफ्यूज महसूस कर रहा था कि ये वो कहाँ गया है। क्या वो सपना देख रहा है? ये सपना इतना रियल क्यों लग रहा है? अगर ये सपना भी है ना तो क्या वो अपनी माँ से मिल सकता है? ये तो स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम है ना, जब वो यूनिवर्सिटी में आया ही था, जब वो लगभग 19 साल का था। ये उस समय का टाइम है ना। विंग को याद है, हाँ ये उसी समय का टाइम है। विंग कैलेंडर में टाइम देखता है तो उसे याद पता चलता है कि हाँ सच में वो अभी बस 19 साल का लड़का है जो कॉलेज जाता है। वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के डेज़ में सपना देख रहा है। इस सपने में वो कम से कम अपनी माँ से तो मिलेगा ना। ये सोचकर विंग तुरंत वहाँ से उठता है। कपड़े भी चेंज नहीं करता है ना, वो अपना ब्रेकफास्ट करता है, अपना फ़ोन उठाता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। कैब बुक करके वो सीधे अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचकर उसके हाथ पैर नम हो गए थे। वो बहुत नर्वस महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी माँ सच में क्या यहाँ होगी? क्या वो सच में अपनी माँ से मिलेगा? क्या वो सच में उसे देख पाएगा? लिटरली उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होगा। विंग अंदर जाता है, डोरबेल बजाता है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है। सामने उसके स्टेप डैड थे जिनका नाम वो कैरी करता है। उसके स्टेप डैड को देख करके विंग पूछता है, क्या मॉम घर पर है? वी चांग से, जिसका नाम विंग कैरी करता है, वो बोलता है, अंदर है, आओ। विंग अंदर जाता है। अंदर जाते हुए भी उसके हाथ पैर काँप रहे थे। विंग को इतना नर्वस देखकर वी चांग से कहते हैं, लड़ाई करके आए हो फिर से किसी से? तुम्हारी माँ की तबीयत पहले से ख़राब रहती है और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से उसे गुस्सा दिलाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर तुमने उससे एक शब्द भी उल्टा कहा ना तो मैं। इससे पहले वी चांग से कुछ और कह पाता, विंग को अपनी मॉम दिखती है और विंग जाकर तुरंत उन्हें गले लगा लेता है। विंग ने उन्हें इतनी टाइटली गले लगाया था जैसे कि वो उनकी सांसें ही खींच लेना चाहता हो। कांग से सरन कहती है, क्या हुआ विंग? मुझे छोड़ो, तुम पूरी तरीके से मुझे जकड़े हुए हो। विंग कांग से सरन से अलग होकर अपने आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, मॉम आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप अच्छा महसूस कर रही हैं? हम हॉस्पिटल चलें क्या?
वी चांग से आकर कहता है, हुआ क्या है तुम्हें? तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? विंग कहता है, बुरा बुरा सपना? ये तो अच्छा सपना है मॉम। मैं सपने में जी रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं कितना खुश हूँ। आई प्रॉमिस मैं कभी झगड़ा नहीं करूँगा। मैं आपकी पूरी बातें मानूंगा। आप कहोगे ना, मैं वहाँ जाऊँगा। मैंने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है। आप कहो तो मैं कैंसिल करा के आपके घर पे रहूँगा। आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ जाऊँगा, जो कहोगे मैं वो करूँगा। आप मुझे प्लीज़ छोड़ के मत जाना मॉम, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। मॉम आप नहीं जाओगे मुझे छोड़कर? अंकल क्या क्या मैं मॉम के साथ रह सकता हूँ प्लीज़? वी चांग से को लगता है विंग सच में बहुत सारा डरा हुआ है। वी चांग से कहता है, हाँ रह सकते हो। कांग से सरन विंग को गले लगाती है और वहीं कांग चुप बिठा के कहती है, विंग तुम गलत समझ रहे हो, ये सपना नहीं है, ये सच है। तुमने कोई गलत सपना देखा होगा। मैं यही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं मेरे बाप भाई बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, चिंता मत करो। विंग अभी भी मैडम यू को गले लगाता है, उनके सीने पे अपना सर रख के और काफ़ी देर तक रोता है। रोते रोते उसकी नींद लग जाती है। तब जाकर वी चांग से कहता है, लगता है इस बार से सच में कोई बुरा सपना देखा है तुम्हारे बारे में। मैंने इसे इतना ज़्यादा टूटा हुआ बिखरा हुआ तो कभी नहीं देखा। हमेशा किसी न किसी से लड़कर ही आता है और तुमसे तो कितनी बहस करता है। वी चांग से की बात पर कांग सेरन कहती है, तुम उसे गलत समझते आए हो। वो मुझसे हमेशा से बहुत प्यार करता है, बस जता नहीं पाता। अभी देखो उसकी हालत कितनी हो गई है पूरी। किसी डरे हुए चूहे की तरह मुझसे चिपका हुआ है, जैसे कि कोई बिल्ली आकर इसे डरा रही हो। वी चांग से कहता है, वैसे ही क्या वो खबर सुनकर खुश होगा? मुझे नहीं लगता है। कांग से सरन कहती है, लगता तो मुझे भी नहीं है। इसे हमेशा से तुम पसंद नहीं हो, और सबसे बड़ी बात, जब मैंने इसे तुम्हारा सरनेम दे दिया तब तो इसे तुमसे नफरत ही हो गई। पता नहीं मैं क्या करूँ अब इसका। वी चांग से कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, करेगा भी कैसे? मैंने उसकी डैड की जगह जो ले ली है। लगभग 2 घंटे के बाद विंग की नींद खुलती है और वो खुद को बेड पर सुकून से लेटे हुए पाता है। विंग को डर लगता है। विंग फिर से उठता है और इधर उधर भागते हुए कहता है, मॉम 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 आप कहाँ हैं? कांग से सरन लिविंग एरिया में बोलती है। विंग विंग सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दौड़ते हुए आता है और फिर से कांग से सरन को गले लगाते हुए बोलता है, मॉम आप ठीक तो है ना? आपको कुछ गलत तो नहीं लग रहा है ना? अंकल कहाँ है? वी चांग से वहीं बैठा हुआ था। वो कहता है, तुम्हें अगर अपनी मॉम की चिंता से फुर्सत होगी तब तो मैं देखूंगा। विंग कहता है, आप? विंग फिर कुछ सोचने लगता है। विंग को याद है उसकी मॉम की डेथ के बाद में वी चांग से था जिसने विंग का बहुत दिल से ख्याल रखा। विंग हमेशा शिकायतें करता रहता था, हमेशा उससे नफरत करता रहता था, लेकिन उसके मरने तक, वी चांग से के खुद के मरने तक विंग का ख्याल जिसने रखा है वो वी चांग से था। वी चांग से के अलावा कोई और विंग के काम ही नहीं आया। विंग का खुद का डैड, जिसे वो डैड बुलाता है, उस इंसान ने भी विंग को मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। विंग की मॉम के मौत के बाद विंग के दिमाग में आया कि वो क्यों उस इंसान को अपना डैड मानता है जो उसे अपना बच्चा नहीं मानता, और इस इंसान को क्यों अपना डैड नहीं कहता जो उसे अपने बेटी की तरह ट्रीट करता है। विंग वी चांग से के पास जाता है। उसे याद है जब वी चांग से की डेथ हो गई थी तो विंग को बुरा लगा था और विंग को रियलाइज़ हुआ था कि विंग तो कभी भी वी चांग से नफरत करता ही नहीं था। वो तो उससे सच में प्यार करने लगा था, एक पिता की तरह, एक बेटे की तरह। विंग वी चांग से कहता है, आप ठीक तो है ना? मुझे लगता है आप दोनों को चेकअप कराना चाहिए हॉस्पिटल जाकर। मुझे तसल्ली मिल जाएगी एक बार आप लोग करा लेंगे तो। वी चांग से कहता है, मैं भी चेकअप कराऊं? विंग कहता है, हाँ तो अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी मॉम का ख्याल कौन रखेगा? मेरी मॉम को ज़रूरत है आपकी, आप ऐसे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वी चांग से को ये सुनकर अच्छा लगता है। वो विंग के सर पे हाथ फेरने के लिए आगे बढ़ाता है अपना हाथ, लेकिन वो हवा में रोक लेता है। उसे याद है पिछली बार जब वी चांग से ने ऐसा करने की कोशिश की थी तो उसे बहुत कुछ सुनना पड़ा था विंग से, और विंग ने उसे बहुत गंदा गंदा कहा था,
जब विंग ये देखता है ना तो उसे याद आता है कि विंग की पुरानी हरकतें कितनी बुरी थी। तो विंग वीचांग से का हाथ लेता है और अपने सर पे रख कर कहता है, अब मैं वैसे बच्चा तो नहीं हूँ पर आप ये कर सकते हैं। वीचांग से जिसे बहुत खुशी मिलती है, वो इतना खुश था कि वो भूल गया था कि सामने विंग है। वो विंग को गले लगा कर कहता है, ओह मेरा बेटा। विंग कहता है, ये सब चिपकना विपकना मुझे पसंद नहीं है, छोड़ो। वीचांग से दूर हटकर कहता है, अच्छा अपनी अपनी मॉम से कौन चिपक रहा था? विंग जो मुंह बनाता है और कहता है, वो मॉम है और आप और मैं और आप डैड हैं। वीचांग से और कांग से सरन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश थे ये शब्द सुनकर। वीचांग से तो बहुत खुश था। वो एक बार फिर विंग को ना गले लगा लेना चाहता था, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। वीचांग से फिर थोड़ा गहरी सांस लेकर कहता है, विंग हमें कुछ बताना है। विंग कहता है, क्या? विंग की मॉम विंग के पास आती है, विंग का हाथ पकड़ती है। वीचांग से भी विंग का एक हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है, तुम्हारी मॉम क्या हुआ है मॉम को? क्या वो बीमार है? मैंने कहा ना चेकअप कराना चाहिए। हम बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाएंगे। मॉम आपको कुछ नहीं होगा। कांग से सरन कहती है, मैं बीमार नहीं हूँ। बात यह है, मैं कैसे बताऊँ? विंग कहता है, कैसे क्या? बोलकर बता दीजिए। मैं बात यह है ना विंग कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि तुम खुद ही 19 साल के हो और हम भी उतने यंग नहीं रहे। इसलिए मॉम आप प्रेग्नेंट हो? वीचांग से तुरंत बोलता है, हाँ तुम्हें कैसे पता? और कांग से सरन बस हैरान थी। विंग को याद है विंग की मॉम जब प्रेग्नेंट थी तो विंग ने बहुत ज़्यादा पिछली बार बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया था। उसने अपनी मॉम को भी बहुत गलत गलत बोला था और अपने डैड को भी बहुत सुनाया था, जिसकी वजह से उसकी मॉम को गुस्सा आया था और उनका मिसकैरेज हो गया था। विंग को याद है। विंग अपनी मॉम के स्टमक पे हाथ लगा कर बोलता है, ये तो कितनी खुशी की बात है ना मॉम। मेरे पास अब एक मेरी मेमे होगी या फिर एक छोटा सा दीदी, है ना? कांग से सरन बहुत खुश थी। वो विंग को गले लगा लेती। उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि उसका बेटा फाइनली उसे समझने लगा है। विंग कहता है, मॉम आप रो रहे हो? आप रो मत, अब मैं आपका एक बहुत अच्छा बच्चा बनूंगा, आई प्रॉमिस। यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं 2 दिन बाद का। 2 दिन तक विंग चिपक कर कांग से सरन से रहा था कि शायद किसी सपना होगा, वो सपने से जाग न जाए। विंग को फाइनली यकीन हो रहा था कि वो फिर से एक बार ज़िंदगी में वापस आ गया है। उसने फ्यूचर सपने में देखा है, वो फ्यूचर देख कर आया है, फ्यूचर से वापस लौट कर आया है। कितनी अजीब चीज़ है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। अब विंग वो सारी की सारी मिस्टेक्स को सुधार लेगा। वो सारी की सारी मिस्टेक्स नहीं करेगा दोबारा जो उसने की थी। विंग सबसे पहले तो हुसैन को ढूंढेगा। न्यू हुसैन उसे बार में काम करते हुए मिला था। मतलब विंग जब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था अपनी मॉम के मौत के बाद, तब वो बार में गया था जहाँ उसे न्यू हुसैन मिला था। तब वो न्यू हुसैन को बार में ढूंढेगा। तो 2 दिन बाद विंग निकल गया बार के लिए। बार में उसे पता है वो इंसान भी आएगा जिसे विंग ने पिछली बार उन पिक्चर्स में देखा था, जिसने उससे बेइंतहा प्यार किया था, जिसके लेटर्स विंग ने पढ़े थे, जिन्हें पढ़कर विंग और भी ज़्यादा टूट गया था कि जिस इंसान ने उससे प्यार किया उससे तो विंग कभी मिला नहीं, और जिस इंसान ने उसे नज़र भर कर देखा भी नहीं उसके पीछे विंग पागल था। तो विंग का दूसरा गोल यही है कि वो उस इंसान को ढूंढेगा, उस शख्स को जिसे उसने उस पिक्चर्स में देखा था, जिसका नाम भी विंग नहीं जानता। विंग बार टेंडर के पास जाता है जहाँ पर वो वेटर को देखता है। वेटर जो न्यू हुसैन था। न्यू हुसैन उसके पास आकर बोलता है, सर आप कुछ लेंगे? विंग कहता है, हाँ बैठो। न्यू हुसैन वहीं बैठकर कहता है, वेल हमारे बार में काफ़ी सारे ओमेगास आते हैं, हम आपको सर्व कर सकते हैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, पर हाँ हम फिज़िकल कांटेक्ट वाली चीज़ें सर्व नहीं करते हैं। सर अगर आप वो सब देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, आपने गलत जगह ढूंढी है। विंग जैसे हंसी आ रही थी। न्यू हुसैन उससे इतने फॉर्मली बात कर रहा था, हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था, उससे बस झेला नहीं जा रहा था। उसका वो ड्रिंक बडी जो हमेशा उससे उटपटांग बातें करता रहता था, आज इतना फॉर्मल हो रहा है ना। न्यू हुसैन कहता है, सर आप ठीक तो है ना? विंग कहता है, तुम्हारा नाम न्यू हुसैन है?
न्यूसन तुरंत चेयर से खड़ा हो जाता है और कहता है, सर आप स्टॉकर हैं? विंग कहता है नहीं नहीं, मैं स्टॉकर नहीं हूँ एक्चुअली। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। न्यूसन कहता है, सर सॉरी। विंग कहता है, वो बहुत टॉक्सिक है, तुम बाद में बहुत पछताओगे। अभी तुम्हारा बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। मुझे एक स्ट्रेंजर ही समझ लो, पर एक स्ट्रेंजर जो तुम्हें एक अच्छी राह दे रहा है, बस इसके चलते तुम उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। एटलीस्ट तुम सफ़र नहीं करोगे। और हाँ, यकीन नहीं है तो आज रात रूम नंबर 26 में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ में इंटीमेट होते हुए आराम से देख सकते हो। पर हाँ, डिस्टर्ब मत करना, वो एक बॉडी बिल्डर है और तुम्हें पक्का धुल देगा अच्छे तरीके से। सो बाय, मैं कल फिर आऊँगा तुमसे मिलने। विंग वहाँ से चला गया था। न्यूसन को यकीन है ये इंसान उसमें इंटरेस्टेड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज ये खुद ही एक ओमेगा है, तो वो उसमें कैसे इंटरेस्टेड रहेगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की बात तो बहुत सीक्रेट है। न्यूसन बहुत सीक्रेटली डेट कर रहा है क्योंकि वो अपने भाई को बताना नहीं चाहता। इसे कैसे बताए। विंग वहाँ से बाहर निकल रहा था उस बार से, उसे एक कार दिखती है जिसमें विंग को वही एक लड़का दिखा था, वो लड़का जिसे विंग ढूंढना चाहता है। विंग डेलिबरेटली, मतलब अपने आप से, खुद से उस कार के आगे जाकर गिर जाता है और नाटक करता है कि वो ड्रंक है। वो इंसान जो उस कार में था वो बाहर निकल के आके कहता है, तुम ठीक तो हो ना। विंग के चेहरे को देखकर ही उस इंसान का चेहरा पीला पड़ गया था। वो 2 कदम पीछे हटकर कहता है, तुम क्या? विंग कहता है, हैंडसम गग, हैंडसम गग। मेरा पैर मुड़ गया, मैं कैसे उठूं? ऐसा लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा। तुरंत ही वो शख्स आगे आकर कहता है, तुम बकवास कैसे कर सकते हो इतनी? तुम यहाँ आए कैसे? वो भी बार में? मैंने तुम्हें कल ही चेक किया था, तुम अपने मॉम के घर पे थे ना। ओए, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम कल सब कुछ भूल जाओगे ना। विंग को ना बहुत गुस्सा आ रहा था। ये इंसान उसे स्टॉक कर रहा था, लिटरली उसे हर जगह स्टॉक करता हुआ। इसका स्टॉकर है ये, स्टॉकर। इसे पता है कि विंग अपनी मॉम एंड डैड के घर पर था। अभी देखो। विंग कहता है, कौन? तुम शुयांग हो ना? मैंने तो कल बताया था तुम्हें, मैं घर पे हूँ। शुयांग, मुझे घर ले चलो ना। वो शख्स सोचता है कि विंग को सच में कुछ याद नहीं रहेगा। वो शख्स विंग को अपने बाहों में उठा लेता है, अपनी कार में बिठाता है, उसका सीट बेल्ट लगाता है और अपनी कार को ड्राइव करने लगता है। विंग कहता है, रोको 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 रोको। बीच सड़क पे जहाँ पर आसपास ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा था वहाँ कार रुकवा दी थी विंग ने। विंग कहता है, 1 मिनट, तुम शुयांग नहीं हो। शुयांग एक ओमेगा है, उसकी स्मेल मुझे पता है। तुम एक अल्फा हो, है ना? सामने वाला शख्स कहता है, मैं वो। तुम्हारा नाम क्या है हैंडसम गग्गा? वांग जी कहता है, मेरा नाम? हाँ, अब तुम मुझे घर छोड़ रहे हो, तुम बहुत अच्छे अल्फा हो। अपना नाम बताओ, चलो जल्दी से बोलो बोलो बोलो। मेरा नाम बोलो ना। तुम मुझे लैंसन बुला सकते हो। लैंसन। विंग की आंखों में अलग ही चमक थी। फाइनली उसे इस इंसान का नाम तो पता चला। विंग पूछता है, तुम्हारी एज कितनी होगी? हाँ, कितने साल के हो तुम? वो शख्स कहता है, मैं 20 साल का हूँ। विंग, जिसने अपना सीट बेल्ट खोल दिया था और वो ना उस लैंसन के बिल्कुल चिपकते जा रहा था, उसके पास जाता जा रहा था। विंग का फेस लैंसन के फेस के काफ़ी करीब था। विंग कहता है, वाह, तुम बहुत हैंडसम हो। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझसे शादी करोगे? वो लैंसन जो था ना, वो शॉक में हक्का बक्का रह गया था। विंग ड्रंक होने के बाद ऐसी हरकतें करता है। लैंसन कहता है, तुम बहुत सारा ड्रंक हो। विंग कहता है, श्श, मैं ड्रंक नहीं हूँ। मैं ड्रंक नहीं हूँ, समझ आया? अब मुझे जल्दी से अपना वीचेट अकाउंट दो, चलो जल्दी आईडी एक्सचेंज करेंगे। वांग जी कैसे विंग को रेजिस्ट करे, कैसे उसे मना करे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है,
नहीं। क्यों? मैं क्यूट नहीं हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ? हाँ, तुम्हें पता है मेरे पीछे कितने सारे अल्फास पागल हैं, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हें भाव दे रहा हूँ, तो तुम भाव खा रहे हो? हाँ, देखो मैं तुम्हें अच्छे से बोल रहा हूँ, अपना वीचेट अकाउंट देते हो या मैं तुम्हें अभी के अभी किस कर लूँ। वांग जी तुरंत हैरान होकर बोलता है, हाँ। वांग जी के बस हाँ कहने पर ही विंग ने उसे सच में किस कर लिया था। किस क्या कहें, वो तो छोटा सा एक पैक था, लिप्स के ऊपर लिप्स का पैक। विंग दूर हट कर कहता है, अब बोलो आईडी देते हो फिर मैं दोबारा तुम्हें किस करूँ। वांग जी अभी भी इतना शॉक में था कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाया। वांग जी होश में आने वाला था, लेकिन उससे पहले विंग ने फिर इसे बेहोश कर दिया। विंग ने फिर एक बार अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर टिकाया, लेकिन इस बार उसने एक छोटा सा किस किया था, एक वेट किस वांग जी के चीक्स पर। वहाँ से हटकर विंग कहता है, क्या हुआ बोलो लेंसन। लेंसन काका बोलो। वांग जी अपना फ़ोन आगे बढ़ाता है और विंग अपना वीचैट अकाउंट ऐड कर देता है और कहता है, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है ना, तो देखना मैं तुम्हें आकर अब तुम्हारे पास किस कर लूँगा, समझ आया? वांग जी कहता है, हाँ हाँ ठीक ठीक है। तुम्हें डर नहीं लग रहा है मुझसे? विंग कहता है, क्यों, डर क्यों लगेगा? वांग जी कहता है, तुमने सही से मेरा चेहरा देखा नहीं शायद, ये देखो। विंग अब वांग जी का चेहरा बहुत सही से देखता है। उन पिक्चर्स में जो उसने अपनी पिछली लाइफ में देखी थी, उनमें वांग जी का चेहरा साइड से दिखाई दे रहा था, जिससे उसे पता नहीं था कि वांग जी के सर के मतलब वांग जी के चीक्स और उसके फोरहेड के दोनों में काफ़ी ज़्यादा निशान हैं, जलने के निशान हैं। जो स्कार हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरावने हैं। विंग कहता है, नहीं तो क्यों डर लगेगा, स्कार सी तो है, मेरे पास भी स्कार है। ऐसा बोलकर विंग अपने पैंट्स को ऊपर उठा देता है। वांग जी कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे सामने? विंग कहता है, क्यों, हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, देखो ये देखो। विंग ने अपने पैंट्स को बहुत ऊपर उठा दिया था। वांग जी तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। विंग कहता है, तुम देखते हो मैं तुम्हें फिर से किस करूँ। वांग जी अपनी आंखों को मोड़ लेता है विंग की तरफ, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। विंग कहता है, मैंने देखने के लिए कहा, आंखें बंद करने के लिए नहीं पागल। वांग जी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और विंग के पैर पर उसे सच में एक बहुत गहरा घाव दिखता है। वांग जी कहता है, ये कब हुआ? विंग कहता है, जब मैं 10 साल का था ना तब हुआ। तुम्हें कहाँ से पता होगा, तब तुम नहीं होगे ना मेरे आसपास। वांग जी कहता है, क्या ये वही निशान है जो तुम्हें तुम्हारे घर में आग लगने पर लगा था? विंग की आंखें अचानक से ठहर गई थी वांग जी के ऊपर। वांग जी उसे कब से जानता है भला? उस समय जब विंग 10 साल का था तब भी वांग जी उसके आसपास था। लेंसन उसे देख रहा था तब भी। लेंसन ने साइलेंटली उसे कितने सालों तक प्यार किया होगा? विंग यही सोच रहा था। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें डरा दिया क्या? विंग कहता है, नहीं, अब मुझे घर छोड़ दो, मेरे पेरेंट्स के घर आ। विंग अभी भी ड्रंक होने का नाटक कर रहा था। विंग साइड में लेट गया था, उसने अपना फिर विंडो की तरफ मोड़ लिया था और वो सोच रहा था, क्या किसी इंसान से इतनी उम्मीद की जा सकती है कि साइलेंटली किसी को सालों तक प्यार करो और उसे खबर तक ना हो, उसे खबर तक ना लगने दे। कितना अजीब है ये इंसान। एक बार अगर अपने प्यार का कन्फेशन कर दिया तो क्या बुरा रहता? नहीं ना। शायद विंग इसे एक्सेप्ट कर लेता, हो सकता है ना। पर विंग ने डिसाइड कर लिया है, अब वो अपनी गलतियाँ नहीं दोहराएगा, इस इंसान को और अच्छे से जानेगा। ऐसा नहीं है कि विंग को लेंसन से प्यार हो गया है, ऐसा नहीं था। बस ये था कि विंग क्यूरियस है इस इंसान के बारे में जानने के लिए। ये इंसान उसके बारे में और कितना जानता है, कब से उसे फॉलो कर रहा है, उसे स्टॉक कर रहा है, या सच में उसे सीक्रेटली प्यार करता है। खैर, वांग जी विंग को उसके घर के सामने जाकर गाड़ी रोक देता है और कहता है, अब तुम अंदर जा सकते हो। विंग कहता है, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पैर में तो चोट लगी है ना, तुम भूल गए, मुझे उठाओ और घर में छोड़ के आओ। वांग जी कहता है, मैं तो और कौन है यहाँ, उठा जल्दी से। वांग जी को जिद करके वो मना ही लेता है। वांग जी फिर एक बार विंग को अपनी बाहों में उठाता है और डोरबेल बजा देता है। कुछ देर बाद विंग के डैड वीचांग से वहाँ आता है। वांग जी विंग को अंदर ले जाता है और सोफे पर लिटा देता है।
वांग जी वहाँ से जाने वाला था, लेकिन विंग उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? डैड, क्या मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ रुक सकता है एक दिन के लिए? वांग जी को तो 440 वोल्ट का झटका लगा था। बॉयफ्रेंड? लिटरली। विचांग से कहता है, बॉयफ्रेंड? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? विंग विंग कहता है, है ना डैड, क्या हम लोग रुक सकते हैं प्लीज़ ना? विंग ने पहली बार विचांग से कुछ मांगा है, वो कैसे मना कर सकता है? विचांग से कहता है, हाँ बिल्कुल रुक सकते हो, पर एक कमरे में नहीं। मैं इसके लिए दूसरे कमरे का इंतज़ाम करवा देता हूँ, ठीक है? विंग कहता है, यू द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, आई लव यू। विचांग से को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। विंग ने उससे आई लव यू कहा। ओह गॉड, वो सच में एक ग्रेट फादर बनेगा। वो इसे सोच कर ही ना उसे बहुत खुशी मिल रही थी। दूसरी तरफ कांग सरन, जो कि अपस्टेयर से ये सब कुछ देख रही थी, उसे भी खुशी इस बात की है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का फर्स्ट एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर करना, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना, एंड गैस करते रहना कि आगे क्या होगा। अब विंग क्या करेगा? विंग ने बोल तो दिया कि वांग जी उसका बॉयफ्रेंड है। क्या वांग जी विंग को सच में एक्सेप्ट करेगा, उससे प्यार करने के बावजूद भी? और ऐसा क्या था जिसकी वजह से वांग जी ने विंग से कभी कन्फेशन किया ही नहीं? क्या चीज़ उसे रोक रही थी? ये जानने के लिए प्लीज़ फंक्शन एंड इमोशन से जुड़े रहें। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।